सही बात है। बजट पूरा पूरा पैसा बजट जो है लिया होगा उधर ही से। बहुत चालाक है। गृह गृह मंत्रालय से पास हुआ है सर, वैसे तो वित्त मंत्री से होता है, लेकिन इधर गृह मंत्रालय से पास होता है सर। अरे हम भी वहाँ फौज चलाती है, घर में जो है कहते हैं मैडम चलाती है। कौन से तान हो, प्रेसिडेंट हो। कुत्ता नहीं हो, है ना। कुछ चलो, नहीं सर है। आपको आजादी सिर्फ यही है, इसी है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का पहला बैच शुरू कर रहे हैं, पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और एंशियंट हिस्ट्री को आप लोग कहानी की तरह जितना इंटरटेन, हमेशा सुनने में आता है ना कि सबसे बोरिंग क्लास होती है हिस्ट्री, सबसे घटिया सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, है ना। और उसमें हिस्ट्री में भी हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री, है ना, जिसका कोई सोर्स ही नहीं मिलता, कोई किताब ही नहीं मिलती जहाँ की यूपीएससी पूछता कहाँ से है। हर किताब में अलग अलग पैटर्न, अलग अलग चीजें पड़ी हुई हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एंशियंट हिस्ट्री कोई किताब मत खरीदना, क्योंकि पागल हो जाओगे। कोई रिकॉर्ड हाँ। नहीं कर रहा है, किसी को करता ही सर नहीं परमिशन दे दो, चाहे तो मैं इसी अरे मैडम को मैं दे ही दो। कर लेता हूँ मैं यार। रिकॉर्ड कर रही हूँ, टेंशन मत कर लो, तो रही है रिकॉर्ड हो भानु रहा सर। है। दे दिया है, दे दिया, रिकॉर्ड हो दे रहा दिया है। सर, दे दिया, ठीक है सर। दे दिया। ठीक है। तो अभी हम लोग को एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना क्या है, बहुत कम पढ़ना है और क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। जैसे कि अभी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ चुके लोगों में मेरे स्टूडेंट्स में रितुल जी हैं, है ना। और रितुल जी जब क्वेश्चन करते हैं एंशियंट हिस्ट्री के, तो अगर 30 में 28 सही होते हैं, 27 सही होते तो रोने लगते हैं, कहते हैं हमारा गलत कैसे हो गया। लेकिन इनको समझाए थे हम लोग, इतना इतना कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ 12-13 क्वेश्चन लोग सही नहीं होते हैं, है ना। तो इनकी अच्छी पकड़ है, तो बीच बीच में आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा, है ना। लॉकडाउन में इनको पढ़ाया गया था, अभी भी लॉकडाउन ही चल रहा है वैसे। क्यों रितुल जी, एक दिन जी सर। 30 में 27 सही हुए तो फ्रस्ट्रेट से सुबह मॉर्निंग फोन किया, सर बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत बुरा लग रहा है। चलिए, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना, कि जब मेरे स्टूडेंट बढ़िया कुछ करते हैं तो, है ना। चलिए आते हैं हम लोग, अभी सबके साथ ऐसा होना चाहिए, है ना। रोना 30 के 30 सही होने चाहिए, है ना। आते हैं, हमने भी लैपटॉप लगा रखा। आवाज गई सर आपसे। हाँ जी बताइए निशि जी। आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो रोमियो थपल वगैरह पढ़ना रिलेवेंट है क्या? नहीं कुछ नहीं पढ़ना, सर ने जितना बताया था और जितने भी क्वेश्चंस देखे थे हमने, चाहे ऑनलाइन देखे या ई पाठशाला जो अपना पाठशाला पे दिया है, वो सब मोस्टली कवर कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा स्टोरी भी अगर कहीं से रिवीजन करना हो, सॉरी। ऐसा ऐसा स्टोरी भी अगर रिवीजन करना हो तो कोई ऐसा ना। नेटवर्क हमारा भी तो यार बारिश हो रही है ना, आपके यहाँ बारिश हो रही थी तो ये मेरा नेटवर्क खराब है कि नहीं कुछ सही है। अभी बीच में एकदम अभी आवाज ही गायब हो गई थी। बारिश हो रही है ना। हाँ, तो मैं ही पूछ रही थी कि जैसे एज अ रिवीजन कहीं से भी तथ्य रूप में सामने रखकर पढ़ना। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही निशि की। नहीं आ रही आवाज। मेरी नहीं आ रही। ना बिल्कुल ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है क्लियर कहीं नहीं है। दूर बैठे हो, वहां से बोल कमरे रहे हो। कमरे के बाहर से बोल रही हूँ जैसे। अब आई क्लियर? थोड़ी हल्की सी। अब आ जाएगी ना स्पीकर पे। अब आ रही? ऐसा लग रहा है पूजा मैम की जैसी आवाज हो। पूजा मैम नहीं बोलती हुई। बड़ा पहचान है आपको सर है। अरे वो शुरू में एक दो बार देखा नहीं था सही यार। कह रहे हैं। नहीं, हाँ रितुल सर सर जी सही बहुत कह रहे हैं। क्लास लिए हैं पूजा मैम की। नहीं बहुत सही। नहीं लिए हैं, हाँ 5 या 6 लिए होंगी बस। काफी ज्यादा है, हम आज तक नहीं लिए पूजा मैम का। तब भी डांट क्या देना फायदा, सुनते चाहिए। सुनते सो नींद आ जाती थी। हाँ, एक बार तो ऐसा हुआ, क्लास में सबने बोला मैम आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तो मैम बोला मेरा दिमाग खराब हो गया, अब मैं क्लास नहीं लूंगी। उस दिन क्लास ही नहीं ली उन्होंने।
मैम बुराई ना करना, अभिषेक है, ठीक है। अरे भैया हिमानी मैम का भी बुराई मत करना, अभिषेक यहीं पे है। यही पे है, रियलिटी नहीं जानता है। जानते हैं। अभी वैसे दिनेश जी तो हिमानी को अप्सरा देखे मंत्र हो? पढ़ रहे हैं। दिनेश जी आज है नहीं शायद। दिनेश जी, कौन नहीं है? कौन नहीं? अरे गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग आ सर, गए? सबको अरे शुरू। पकड़ में आ गया है। तो हम लोग पढ़ना कैसे, एंशियंट हिस्ट्री देखिए, है ना। किसी कोई डाउट हो तुरंत हैंड रेज करना और तुरंत पूछना, ठीक है। कोई भी संकोच नहीं, क्योंकि यहाँ पर संकोच करोगे तो दिक्कत होगी। लास्ट में हम डाउट क्लियरेंस का समय रखते हैं, बाकी लोग चले जाएंगे जिनको जाना होगा, मैं आप लोगों का डाउट खत्म करके ही जाऊंगा, ठीक है। इसलिए हम कोई भी डाउट हो आप जो है संयम के साथ जरूर हमें बताएं, है ना। एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा बहुमूल्य है, ठीक है। कोई उपेक्षित नहीं होना चाहिए। अपने मन से अगर नहीं पूछोगे तो फिर हम क्या करेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है? ऐसे है नहीं, लेकिन हमने इसको पढ़ाने के लिए पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी तो सब खिचड़ी बना हुआ है। अच्छा, इसके लिए केवल एक ही चीज है जो आप अध्ययन कर सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में बुक के नाम पर, वो है ओल्ड एनसीईआरटी तमिलनाडु की, अगर मिल जाए तमिलनाडु। और इसमें हेल्प कर सकते हैं, गजेंद्र जी के पास होगी शायद, तमिलनाडु से है ना गजेंद्र जी? क्यों गजेंद्र जी आपके पास सर है ना? इंग्लिश मीडियम में है सर। हाँ, सर वो हिंदी में होगी, तमिल में होगी? इंग्लिश में है, इंग्लिश में है वो, सर, तमिलनाडु वाली बहुत बेस्ट है, बेस्ट है। इंग्लिश है लेकिन बेस्ट है, बेहतरीन है। और हम कह रहे हैं कि तमिलनाडु की एनसीईआरटी जितनी भी है ना, हमको तो ऐसा लगता है जैसे कि जो मतलब कि बेसिकली जो 9, 10, 11, 12 की हैं, कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से उठते हैं, ठीक है। 15, 15, 20, 20 क्वेश्चन वहां से आते हैं यूपीएससी में, जान लो। अब लेकिन ये है कि तमिलनाडु की एनसीईआरटी यहाँ मिलती नहीं है, इंटरनेट पे पीडीएफ डाउनलोड होती है, ठीक है। आप उसका प्रयोग करिए, और कोई किताब किसी राइटर की छूना नहीं है। जहां छुए और जहां खरीदे, अपने लिए समझ लो महाभारत मोल ले लिए, ठीक। और कोई किताब भी नहीं होगी, है ना, तब भी मेरे काम पास हो है जाएगा। रामचरण शर्मा का। सर रामचरण शर्मा जी की नहीं है सर बुक अच्छी? देखो है, वो ठीक है, लेकिन वो जानते हो क्या है, मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए है। अच्छा। ऑप्शनल वाले बिना उनको रामचरण शर्मा पढ़े उनका पारे नहीं होगा बेड़ा, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को प्री की बात करनी है जी। लैंग्वेज इंग्लिश समझने, सब ठीक है इंग्लिश से कब तक भागोगे भाई, है ना। हाँ हाँ पूनम जी, अभी हमारा नेटवर्क वीक हो गया था तो हम अदृश्य हो गए थे, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब चलता है। कौन सा हम लोगों का यहाँ पर कोई रिपोर्ट थोड़ी करना है, अपनी क्लास है, हम अपने बच्चे, अपने टीचर, है कि नहीं। सोते खाते पीते कोई रिपोर्ट तो हम मांगे थोड़ी, यहाँ हिमानी थोड़ी आएगी रिपोर्ट मांगे, क्यों अभिषेक? बिल्कुल सही बात है, और क्या। और क्या। ऐसे मेरे पास एक बुक है सर, बताएं कौन सी है? नहीं, हमको ना बताओ, क्योंकि वो नहीं पढ़ना है। अरे अंकित सर नाम की एक बुक है भाई, सुनो तो पहले पूरी बात तो सुन लो। अंकित सर नाम की बुक है एक, उसी से पढ़ेंगे हम, और कुछ खरीदेंगे भी नहीं हम। कौन सी बुक है? सर आप अंकित सर नाम की। अच्छा अच्छा, हाँ, तो बस वही उतना ही पढ़ लो, बहुत है, वही पढ़ेंगे। उतना ही समाज समेट लोगे, बहुत बड़ी बात है। इसमें सबसे पहले हमने इसको पढ़ाने के लिए बांटा है धर्म, ठीक है। दूसरा महाजनपद, मतलब राज्य। और तीसरा उत्खनन क्षेत्र, ठीक है, उत्खनन क्षेत्र। अब धर्म में हमको पढ़ने हैं 3 धर्म, ठीक है। पहला वैदिक,
वैदिक रिलीजन। दूसरा पढ़ना है आपको बौद्ध, बौद्धिज्म। तीसरा है आपका जैनिज्म, सबसे कम इंपॉर्टेंट है जैनिज्म। महाजनपद में आपको पढ़ने होंगे 16 महाजनपद आज। ठीक है, 16 महाजनपदा में जैसे बहुत सारे आते हैं, अंग, कौशल, है ना, अंग, कौशल। अरे भाई म्यूट कर लो अपना अपना, आवाजें आ रही है ज्यादा ज्यादा। ठीक है, मगध, कुरु। सर ये पहला क्या है? 16 महा क्या है सर? ये पहला नहीं, ये मेन हेडिंग है जिसके अंदर ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, 16 महाजन क्या है? महाजनपद, 16 महाजनपद मतलब जानते हो क्या है? राज्य क्षेत्र, डायनेस्टी, किंगडम, जहां बड़े बड़े, पहले में हो गया धर्म, दूसरे में हो गया राजा, है ना, राजा उनका राज्य क्षेत्र। यहां से क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। ठीक है, पांचाल, है ना, वत्स, चेद। सर मगध के बाद क्या लिखा है आपने? अंग, कौशल, मगध, कुरु। कुरु जिसमें से थे Okay, क्या कहते हैं, अर्जुन अर्जुन लोग, है ना। पांचाल जहां से द्रौपदी पांचाली थी। ठीक है, सूरसेन जहां से भगवान कृष्ण थे, मथुरा वाला, है ना। वत्स, चेद, है ना। कौशल पहले इक्ष्वाकु के नाम जाना जाता था, भगवान राम जहाँ के थे, कौशल, अयोध्या। अंग जो कर्ण को दान में मिला था। बड़ी मजेदार है एंशिएंट हिस्ट्री, है ना, सब पूरी कहानी पीछे समझ में आएगी। ठीक है, कोरिलेट करके पढ़ाएंगे आपको महाभारत काल से। जी सर, मगध। हाँ, तो ये इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मगध, सबसे ज्यादा। इसमें हमें बाकी चीजों का जितना 15 महाजनपद है, 15, इसको मैं एक पेज में खत्म करूंगा, एक पेज में, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लिस्ट बनाऊंगा, कुछ कहानी बताऊंगा, उसको नोट कर लेना, मतलब 2 पेज मान लो, बहुत ज्यादा, है ना। इस 2 पेज के बराबर बाहर 15 पेज, 15 महाजनपद नहीं आएगा। और मगध को मैं कितना भी पढ़ा लूंगा, मतलब 60, मतलब करके ये केवल 80% कवर करेगा। आपको 20% तमिलनाडु की एनसीईआरटी में या जो नॉर्मल एनसीईआरटी में भी रिसर्च करना होगा। ठीक है, मैं उसकी पूरी गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन यह है कि 80% तक कवर कर दूंगा। क्योंकि कभी कभी जब पेपर हार्ड बनाता है तो कुछ भी उठा के पूछ लेता है, और पेपर हार्ड बहुत नहीं बनाएगा तो क्या कहते हैं, ये 80% 100% हो जाएगा, है ना। ठीक है, उत्खनन क्षेत्र सबसे कम इंपॉर्टेंट है प्री में, और मेंस में पहला क्वेश्चन ही यहीं से होगा, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से होगा। मैप दिया जाएगा और उसमें मार्क करके आपको जो है उनके बारे में एक्सप्लेन करना होगा। इसमें कैसे देते हैं, जैसे ऐसे समझते रहो कि कैसे हमको मिलेगी चीजें। जैसे ये मान लो भारत का नक्शा है ना, मान लो क्या है, ये है ना। तो अब इसमें क्या है, इस तरह क्वेश्चन देगा, कितना बारीक क्वेश्चन देता है सोचो, ऐसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 ऐसे करके दे देगा, और हिंट देगा कि पहला कोई विशेष धार्मिक स्थल है, दूसरा बहुत पुरानी पेलियोलिथिक साइट है, तीसरा, है ना, ऐसे करके क्या कहते हैं वो ऑप्शन बनाएगा, है ना। और हमको अपने बुद्धि के हिसाब से सोचना है कि ये कौन सी जगह थी और यहाँ पर क्या है, और उसके बाद हेडिंग डाल करके लिखना। अब जैसे मान लो यहाँ पर 4 पॉइंट पर लिख दिया प्राचीन बौद्ध स्थली, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कुशीनगर इसको लिख सकते हैं, उनको भी नंबर मिलेगा, और कुछ लोग बोध गया लिख देंगे, उनको भी नंबर मिलेगा, ये भी जान लो। क्योंकि एक लगभग वो बिहार के पास है, और वहां पर कुशीनगर और बोध गया कोई डिस्टेंस यहाँ मेंशन नहीं है, 4 नंबर डाल के लिखा होगा कि प्राचीन बौद्ध स्थल, तो इसका मतलब आप चाहे तो बोध गया डाल दो वहां पर, चाहे तो वहां कुशीनगर लिख लो, चाहे वहां सारनाथ लिख दो, है ना, आपको नंबर मिलने वाला है।
तो जिस पे कॉन्फिडेंस उस पे लिखो, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं, लेकिन प्री में बहुत रेयर क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। कभी कभार 3 से 4 साल में पूछ ले तो पूछ ले। इसमें क्या है, सिंध घाटी सभ्यता, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन सी जगह साइट्स हैं, खुदाई होती है, खुदाई में चीजें निकलती हैं, है ना, और चीजें निकलती हैं तो उनके हिसाब से पता करते हैं कि कार्बन डेटिंग हड्डी निकलती है, पता चलता है कितने साल पहले की है सभ्यता, है ना। और फिर उसके बाद जो सामग्रियां निकलती हैं उससे पता चलता है कि इनको रंग का ज्ञान था कि नहीं, इनको इनके देवी देवता कौन थे, मोहरों पे, सील पे, सब जगह दिखाई देता है कुछ ना कुछ चीजें। नाचने वाली क्या कहते हैं, नृत्यांगना की फोटो बताती है कि इनको संगीत का ज्ञान था, नृत्य का ज्ञान था। वाद्य यंत्र निकले हैं, तुरही निकली थी, ठीक है। तुरही सबसे पहला वाद्य यंत्र है। तुरही क्या होता है भाई, भैंस की सींग में ऐसे छेद कर देते, दूसरी तरफ पोला कर देते हैं, और एक तरफ से तेज से फूंको तो ऐसे आवाज आती है कि नहीं। ये तुरही पहला वाद्य यंत्र है। नहीं से तो इसकी आवाज शायद ऐसी थी बहुत, वो क्या बोलते हैं, बहुत डरावनी आवाज निकलती थी। हूं करके निकलती है ना, रात में बजा दो तो कुछ लोग रोए खड़े हो जाए, है ना। हाँ। ये डिपेंड करता है भैंस का नेचर कैसा था, है ना। अगर भैंस थोड़ा अच्छी भैंस, कोई नहीं, भैंस गाय भी हो सकती है ना, तो जैसा नेचर वैसी सींग की आवाज, सीधी बात है कि नहीं। सर माइक, सर लाउड स्पीकर में जैसे हम लोग बोलते हैं तो ऊपर जो लगाते हैं तुरैया ऐसे बोलते हैं, बड़ी सी होती है, बिल्कुल वैसी होती है ना ये। अरे सींग है, तोड़ दी गई सींग, मर गई भैंस तो, और यहाँ पोली कर दी गई। पहले वो कबीले वाले भी बजाते थे ना। हाँ, कबीले वाले, यहाँ 2 ठो छेद कर दिया गया, 3 ठो, अब वहां फूंक रहे हैं पी पी पी। आगे जाकर के जानते हो क्या बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे, इसके कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी वाद्य यंत्र बने हैं, आर्ट एंड कल्चर में बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे ये वाला जो मुझे सबसे हेट नफरत है, मैंने अपने शादी में कहा था कि ये वाला बाजा नहीं बजेगा चाहे जो बज जाए। एक होता है बड़ा सा भोंपू टाइप का, इसको शहीद बनाता हूँ यहाँ ताकि आप लोग समझ लो, ऐसे होता है बड़ा सा, ऐसे, है ना, टांग के आता है एक आदमी, और एक आदमी टांग के आता है, शक्तिमान का कपड़ा पहने रहता है। तो बैंड में बजता ना सर, ये वही है ना। या और ये बजता है तो मुझे मन करता है उतरू जाके 2 तमाचा मारूं, इतना तेज इसकी वाहियात इसकी आवाज होती है। अरे बेसुरा भी होता है सर, ये बहुत बेसुरा होता है, बहुत बेसुरा होता है, हाँ। पू करता रहता है, बहुत बहुत खराब लगती है इसकी आवाज, ठीक है। लेकिन ये भी आगे जाकर के इसी बनी है। और सबसे बात जिसकी आवाज बड़ी अच्छी लगती, मीठी लगती है, सहनाई जी, वो इसी का आधुनिक रूप है, तुरही का। तो ये एंशियंट वाद्य यंत्र है भाई, है ना। तुरही, इसको नॉर्मल मत समझो, कबीले वाले बजाते थे, लेकिन अभी भी क्या कहते हैं, ये किसी न किसी रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। पहला वाद्य यंत्र के तौर पर आप इसे जान सकते हैं, है ना। तो ये आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी चीजें, जैसे कि लोथल, रोपड़, कालीबंगा, चहुंदड़ो, बनमाली, है ना, और बहुत सारे हैं। सबसे मुख्य मोहनजोदड़ो, बहुत लोग मूवी देखे होंगे, सही नहीं है मूवी आई थी, मूवी सही नहीं बनाई है। आपने जो बताया तुरही, वो बजाता था सर। तुरही, वो हाँ, ये तुरही बजाता था, हाँ वो बजाता था, क्या नाम है उसका, ऋतिक रोशन, है ना जी। एक चीज सही दिखाया था बस, तुरही वाला, और जो मटका बनाते हैं वाला जी, चाक का ज्ञान था उनको, वो मटका बनाते हैं ना, मटका बहाना था उसका मेन मुद्दा था रोमांस करना। कौन सी वो थी एक्ट्रेस,
है ना। मन से मटका नहीं बना रहा था, मैंने देखा तभी उन्होंने बंद कर दिया, फिर मुझे गुस्सा लगी, हमने कहा मन से काम नहीं नहीं नहीं, करता है। मूवी सही हाँ? बनी नहीं थी सर, वो उसकी स्टोरी भी सही नहीं थी। स्टोरी सही नहीं थी, सही बात है। और हड़प्पा, ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि क्या क्या हमको पढ़ना है सर ना। और कालीबंगा इसी के बगल सीक्वेंस, में क्या लिखा है? चाहूंदड़ो, बहुत सारी साइट्स हैं, चाहूंदड़ो, बनमाली, है ना, लोथल रोपड़, सुरकोटदा, धौलावीरा, है ना। अभी ये सब नाम पर ज्यादा ध्यान न दो, ठीक है, बस इसी पर ध्यान दो, इस पर, क्योंकि उस पर ध्यान दोगे तो कहोगे ये क्या बोल रहे हैं सर जी, कौन सी भाषा, और फिर गड़बड़ा जाएगा नाम के सब साथ मामला। वो ये भी होगा ना कि कहाँ से कौन सी चीज निकली है, सबसे कंफ्यूजन। सबसे कंफ्यूजन की बात यह है हाँ कि इमरान शायद आया हुआ है क्या, इसका मैं हेल्प लूंगा टिप्स बनाने में, है ना। ये शार्ट ट्रिक बनाने में बढ़िया दिमाग लगाता है, तो जब तक ये पहुंचेंगे तब तक शार्ट ट्रिक बना लेंगे हम लोग, इसके लिए कुछ ना कुछ निकाल लेंगे जिससे कि याद करना आसान हो जाए। क्योंकि सिंध घाटी सभ्यता भी मैं आपका पूरा 2 पेज में खत्म करवाऊंगा, और उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आता भी नहीं है ना, 2 पेज में भी खत्म करा दूंगा। एंशियंट बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग बहुत कम में इसको पढ़ डालेंगे, वो खत्म कर। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होगी? वैदिक रिलीजन से, वैदिक धर्म से होगी, वैदिक काल। वैदिक काल के कर्ता धर्ता, इसका प्रारंभ करता कौन थे? कौन थे भाई? आर्य, है ना। आर्य सभ्यता का अध्ययन करना हमारा लक्ष्य होगा, और आर्यों की सभ्यता अभी भी समाप्त नहीं है ना। आर्यों की सभ्यता अभी भी बड़े पैमाने फैली हुई है। मैं खुद आर्य हूँ, है ना। आर्यों के जो 7 ऋषि थे, है ना, सबसे प्रमुख उनमें जो क्या नाम था उनका, कपि न्याय न्याय दर्शन के लेखक गौतम ऋषि, हम उन्हीं के संतति हैं, है ना। वेद रचना में भी उन्होंने भाग लिया था, और न्याय दर्शन नाम का दर्शन 7, 6 ही दर्शन 7 हैं, जिसमें एक दर्शन 7 उन्होंने लिखा था, है ना। अब हम लोग बात करते हैं ये जो वैदिक रिलीजन है आर्य, तो इसमें पहला टॉपिक ये है ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, आर्यों का मूल निवास, ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, आर्यों का मूल निवास स्थली। प्री और मेंस दोनों में यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, दोनों में क्वेश्चन उठते हैं। प्री में क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, प्री में यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं कि किसने क्या कहा था कि आर्य कहाँ से आए, और मेंस में उसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि किस आधार पर उन्होंने कहा था कि आर्य कहाँ से आए। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्री वाला नोट कर लेते हैं, किसने क्या कहा था, सीधे मिलान कर देना, पेपर में जब आएगा तो सीधे मिलान कर देना, बताओ हम क्रॉस कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैक्स मूलर ने कहा कि सेंट्रल किसका, भाई बंद कर लो, म्यूट कर लो, अक्षय जी बंद कर लीजिए। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए, ठीक। इन्होंने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा कि तिब्बत के पठार से आए, तिब्बत के पठार से आए।
मेयर, इन्होंने कहा कि पामीर के पठार से आए। ठीक है। खुर्ज फील्ड, इन्होंने कहा तुर्किस्तान से आए। जेसी रॉड, इन्होंने कहा बैक्टीरिया से आए। ठीक है। लोकमान तिलक, इन्होंने कहा आर्कटिक सर्कल से आए। आर्कटिक क्षेत्र से आए। तो ये हो गया प्री का। यहाँ पर मिलान करने का आता है, ऐसे 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 करके, है ना। बताओ कि कौन किसने क्या कहा था, या डायरेक्ट ये थ्योरी कहाँ से संपादित की गई, इसको तो रटना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं मेंस वाले पॉइंट पर। यहाँ सबसे पहले हम लोग उठाते हैं, नोट कर लिए हो कि नहीं तुम लोग? देखो लाइव नोट्स बनाना, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि किसने कहा सेंट्रल एशिया वाली थियरी, मध्य एशिया के सिद्धांत का हम लोग बात करते हैं, किस आधार पर कहा गया कि वो सेंट्रल एशिया से आए। ठीक है, चलो बना लेते हैं, सेंट्रल एशिया बना लेते हैं। पूरी थियरी को यहाँ से समझना आसान हो जाएगा। थोड़ा सा वर्ड मैप बना लेते हैं। वर्ड मैप बनाने की जरूरत नहीं, केवल इससे थोड़ा दुनिया भी आपको समझ में आएगी। बात क्या करना, चलो भाई देखो भाई, मैक्स मूलर ने बोला कि सेंट्रल एशिया से है, मध्य एशिया से है ना। वहीं पर तुर्किस्तान वाला भी जो सिद्धांत दिया था हुर्जफील्ड ने, यानी इन दोनों का सिद्धांत कंसंट्रेटेड है इस प्लेस। और यहाँ पर पहले हम बता दें कि है क्या। स्टेपी घास भूमि सबसे बड़े पैमाने पर देखी जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जो यूक्रेन तक जाती है रसिया के, जिसे वहां पर चेर्नोजेम कहा जाता है। रिच ब्लैक अर्थ, इतनी भेड़ें यहाँ पर पाई जाती हैं कि ऊपर से देखो तो काला दिखाई जाता है। ये भी पूछा गया चेर्नोजेम। साथ ही साथ ज्योग्राफी भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। सर कौन सी घास बताई भी आपने? स्टेपी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेपी, स्टेपी ग्रासलैंड, इसी के नाम पे दुनिया में हर जगह शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को स्टेपी घास भूमि के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ का जो घास है, तो जाहिर सी बात है कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होगा, एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन होगा। तो यहाँ बड़े पैमाने पर पशु पालन होता था।
तो अब क्योंकि आर्यों का भी जो सिस्टम देखने को मिलता है, वहां भी पशुपालन देखने को मिलता है ना। तो इसका मतलब, अच्छा ये आर्य वाली बात हम यहाँ पर क्लियर कर लें। यहाँ पर सिंध नदी इंडस रिवर ओरिजिनेट होकर के जा रही है, ये इसके तलहटी में आकर के ये लोग बसे, यहाँ पर जाकर के इन लोगों ने सेटलमेंट किया अपना, धीरे 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 धीरे, है ना। तो वहां से आए होंगे, क्यों भाग करके आए होंगे, है ना। तो उन्होंने बताया कि इनको खेती का ज्ञान हो गया था और वहां से फिर इनको फर्टाइल सॉइल की जरूरत थी और वहां से फिर ये लोग माइग्रेट करके आए और पशुपालन करते थे। पहनावा जो वहां पर था वो सब यहाँ पर मैच करता है और घोड़ा यहाँ पर बड़े पैमाने पर पाया जाता है ना। और इनका जो पहला पशु था वो घोड़ा था, है ना। यहाँ गाय भी पाई जाती है, बैल भी पाए जाते हैं। इनका भी सबसे प्रमुख जो क्या कहते हैं जानवर था, गाय था, है ना। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ये इसी स्टेपी घास भूमि से आए। एनिमल हस्बेंड्री के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होता है। स्टेपी घास भूमियों को यूएसए में, अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? प्रेयरी। और अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में इन्हें पंपास के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ये सब की सब स्टेपी घास भूमियां हैं। किनको कहाँ क्या बोला जाता है ये भी नाम पेपर में पूछा गया है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन प्री के मिल जाए लपेटे चलो, है ना। कसम खा छोड़ो बैठे कि जो है केवल उसी बात की बात करेंगे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। देखिए, ये तो देख लिया सेंट्रल एशिया में आपने, है ना। अब टू यूक्रेन, यूक्रेन में से किस नाम जाना जाता है पूछा गया है? चेर्नोजेम, मतलब रिच ब्लैक अर्थ। इतनी भेड़ चरती है वहां। यूएसए में, अमेरिका में इन स्टेपी घास भूमि की जो वैरायटी है उससे कहा जाता है प्रेयरी। प्रेयर होता है प्रेयरी, ठीक है। कनाडा और अमेरिका में प्रेयरी। दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में इन्हें कहा जाता है पंपास, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। ये मिलान करने के लिए भी आया और डायरेक्ट भी कहा गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज, इनकी थियरी यहाँ पर इस पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त इनको कुछ नहीं पता था, ठीक है। दूसरी बात, अगली बात आती है। सर जो भी आधार बताए थे आपने, वो बता दीजिए एक बार फिर से। यही एनिमल हस्बेंड्री। घोड़ा पहला इनका था, घोड़ा वहाँ बड़े पैमाने पाया जाता है। और गाय का क्या बताया था? गाय भी था मतलब उनका? गाय यहाँ बहुत बड़े पैमाने पाई जाती है ना। अच्छा, ठीक। हाँ, मल्टीपल वैरायटीज पाई जाती हैं। और गाय पर इनका इकोनॉमी ही बेस्ड था शुरुआत में, है ना। जी। हर चीजों का नाम गाय से, गोधुली, है ना, गोधुमा, हर चीज का नाम, गोपाल, गोपति, है ना। ये सब चीजों में हर जगह गो लगाते रहते थे, है ना। इसका मतलब, और गाय की पूजा होती थी, पशुओं की पूजा होती थी। ये सब सिस्टम यहाँ पर देखने को मिला। अगली बात आती तिब्बत के पठार का सिद्धांत जो दिया गया है। खेती का भी तो कुछ बताया था आपने सर। खेती का ज्ञान हो गया था यहाँ पर। खेती का जिनको ज्ञान हो गया था, स्टेपी घास को हटा करके ये गेहूं उगाना शुरू कर दिए थे, चावल उगाना शुरू कर दिए थे। और चावल को कहते थे ब्रीही, ये पूछा गया है, ब्रीही। और गेहूं को कहते थे गोधुमा। लेकिन सबसे पहले इन्होंने कौन सा अनाज उगाया जो यहाँ बड़े पैमाने पर पाया जाता है, नेटिव माना जाता है कि यहीं से है? जौ। वो है जौ। बहुत अच्छा, जौ। और पूजा पाठ हवन में भी इसका इस्तेमाल करते थे। आज भी होता है हमारे यहाँ। शादी विवाह में कलसा में ठूंसा जाता है, 4 औरतें बैठ करके गाना गाते हुए कलसा में जो है वो लगाती हैं। नहीं, इसको नहीं देखा होगा, अभिषेक की शादी में जाना, देखना वहां पर कैसे होता है ना। सबने देखा होगा सर। सबने देखा होगा। जिसकी हुई है वही देखा होगा ना।
हाँ ये भी है ना। और जिसकी नहीं हुई है वो किससे करेंगे शादी में जाता है ये ढूंढता है, ना कि वहां पर कलसा में क्या कोचा जा रहा है वो देखता है। ओके समझे। ठीक है। चलो भाई, जव को क्या कहते थे, यव। ठीक है। अगला आता है तिब्बत के पठार का सिद्धांत, तिब्बतन प्लेट्यू वाला। ये तिब्बत के पठार से ही नदी भी निकल रही है ना, सिंध नदी जो इनकी सबसे प्रमुख नदी थी। ठीक है। कहाँ से निकलती है, चेमो युंगडुंग हिमानी से, मानसरोवर झील, चेमो युंगडुंग हिमानी मानसरोवर झील से ये नदी इंडस निकलती है। 10th लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। और लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया कौन सी है, तिब्बत के पठार से ही निकलती है ना। तिब्बत के पठार से निकलती यांगजी सबसे बड़ी नदी है एशिया की। हुआंगहो, मीकियांग, सीकियांग, ये सब नदियां हैं चाइना की सीक्वेंस। 10th लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, इंडस रिवर। और यहीं से भी निकलती एक और नदी ब्रह्मपुत्रा, आंगसी हिमानी से। Because of several river originate from the Tibetan plateau, it known as House of the Rivers। ठीक है। और बहुत बड़ा ग्लेशिएटेड जोन है ये, और इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, बिगेस्ट ग्लेशिएटेड रीजन so far known as the third pole after Arctic and Antarctica। the third pole मतलब तीसरा ध्रुव के नाम से भी ये जाना जाता है। सबसे ऊंचा फ्लैट टॉप्ड रीजन है दुनिया में, इसलिए इसे संसार की